हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी जो श्रृंखला है वो है रोग के जो भी हमने पार्ट पढ़े थे उनके कुछ क्वेश्चंस हैं और उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम करेंगे। और जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से ही क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा है वो मैं आपको यहाँ पर लर्न करा दूंगी। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? कवक मतलब फंगस। आपने पढ़ा था फंगस जनित रोग में गंजापन था, दांत था, खाज था। तो ये सारे रोग जो हैं वो गंजापन के हैं। तो सारे जो कवक जनित जो रोग हैं उनमें एक गंजापन रोग भी शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गंजापन। यानी अगर आपसे पूछे कि कवक जनित जो रोग है, कवक जनित जो रोग है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है गंजापन। पहले हमने पढ़ा था, अगेन मैं आपको समझा देती हूं। एक तो था गंजापन और आपने इसका पढ़ा था टीनिया कैपिटस जो कि इसके कवक का नाम है। एक आपने पढ़ा था खाज, आपने पढ़ा था खाज। एक आपने पढ़ा था खुजली। तो ये जो रोग है ये सभी के सभी जो है कवक जनित रोग हैं जो कि आपने पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, जो बात थी वो पहले मैंने आपको समझा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए रीड में, और उसी रीड जो सब हेडिंग है उसमें आपको ये सारे के सारे जो रोग है वो 1 बाय 1 जो है सीरीज में आपको मिल जाएंगे। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? देखिए ये भी एक रोग है, लेकिन मैंने आपसे कहा था बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो किसी विशेष अंग से संबंधित है। जैसे ये जो मायोपिया है ये नेत्र से संबंधित है ये नेत्र से। तो मायोपिया रोग नेत्र से होता है। इस रोग में होता क्या है, दूर की वस्तु देखने में परेशानी आती है। दूर की जो वस्तु है उसे देखने में परेशानी होती है, तो उसे हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया जो रोग है, इस प्रकार के नेत्र से संबंधित जो और भी रोग हैं वो जब कभी आपके अगर टॉपिक में नेत्र का जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे साइंस के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर रोग में आपको इतना याद करना है, मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र से है। अगर आपको इसको ट्रिक जो है चाहिए कैसे लर्न करना है तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, मायोपिया यानी मेरे पिया को बहुत कम दिखता है। तो दिखता है मतलब नेत्र से। तो मायोपिया जो रोग है वो कैसा है? वो है नेत्र जनित रोग। नेक्स्ट अगर हम रोग की बात करते हैं, देखिएगा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। आप जानते हैं DRDO ने जो है एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है? तो इस औषधि का नाम क्या है? ल्यूकोस्किन। तो ये जो औषधि है इसका आंसर ल्यूकेमिया, ल्यूकोरिया, फेफड़ों कैंसर, ल्यूकेरिया कुछ वर्ड ही नहीं है, तो इसका आंसर है ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा जो रोग है मुख्यतः ये कैंसर ही है। तो इस कैंसर के इलाज में DRDO ने इस भूमिका को निभाया है। तो इसी के आंसर में है ल्यूकोस्किन या फिर ल्यूकोडर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से किस H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में है, ये निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो H1 और N1 क्या ये एड्स से संबंधित है या बर्ड फ्लू से है? डेंगू तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू। तो H1N1 जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे इसका संबंध जो है वो है स्वाइन फ्लू से। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी 7 रंग का सिंबल है कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाना। तो इसमें भी सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाना है और उन सभी रोगों का टीकाकरण किया जाना जो है यह अभियान सुनिश्चित करता है। तो मिशन इंद्रधनुष है बच्चों के टीकाकरण से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकोजीन संबंधित है। आंकोजीन क्या है? मैंने पहले बताया भी था आपको, आंकोजीन एक कैंसर है और कैंसर को ही हम बोल देते हैं कर्क रोग। तो आंकोजीन जो है ये इसका संबंध है
कर्क रोग से। ठीक है, तो कैंसर का रोग है ऑन्कोजीन, जिसे हम ऑन्कोजीन भी कह देते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर भी सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा कारक है इनमें से? ऑप्शन है तंबाकू, जो कैंसर कर भी सकता है। तो ठीक है, तंबाकू से हम समझते हैं कि तंबाकू से कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लेकिन ये कतई सिद्ध नहीं हो रहा है कि इसके द्वारा जो है कैंसर की निर्मूलन यानी कैंसर हट भी जाता है। अल्कोहल में बिल्कुल कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का, लंग्स का, लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि इससे कैंसर जो है वो रिमूव भी होगा। लेकिन हाँ, आयनित विकिरण, आयनित जो आयंस होते हैं, जब विभिन्न प्रकार की रेडिएशन में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो जो कण है वो आयनित हो जाते हैं, आयन हो जाते हैं, और उस आयन यानी उस विकिरण, उस रेडिएशन के द्वारा व्यक्ति को अगर वो ज्यादा इसके प्रभाव में रहता है तो उसे कैंसर रोग हो भी सकता है, और यही इसके उपचार का कारण भी बनता है। कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, तो वही इसमें आ जाएगा आयनित विकिरण। परावैंगनिक किरणें आप जानते हैं, सूर्य की किरणों से कैंसर रोग हो जाता है, तो कैंसर जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, तो इसका जो आंसर है वो है आयनित विकिरण। तो आयनित विकिरण से कैंसर रोग हो भी जाता है और कैंसर रोग जो है उसका उपचार भी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी कोरोना महामारी जो है वो इसी श्रेणी में आती है जो ये डेफिनेशन में बताने जा रही हूं, यानी कोई ऐसा रोग जो विश्व के बहुत सारे इलाकों में फैल जाए, बहुत बड़ा इलाका कवर कर ले, तो उससे हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पैंडेमिक। तो इसने किसी भी चीज को पेंड नहीं रखा, हर एक जगह पर यह बीमारी फैल चुकी है। तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड? ब्रोमाइड नहीं होता है, ब्रोमाइड तो फोटोग्राफी में यूज आता है। आयोडाइड? ये भी नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि इसके द्वारा दांतों का क्षरण रुकता है। और क्लोराइड, तो इसका जो आंसर है वो है फ्लोराइड। एक्चुअली ऐसा है, पानी में भी फ्लोराइड होता है और टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। जब भी आप कभी टूथपेस्ट लेकर आए तो उसके पीछे उसका स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनता है, तो उसमें फ्लोराइड भी आता है। फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वही चीज जो है वो दांतों के क्षय का कारण बनेगी। अगर ज्यादा हो जाती है तो यह दांतों के क्षय का कारण बनेगी, लेकिन अगर ये कम रह जाती है तो इससे भी जो है दांतों का क्षय हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर फ्लोराइड ज्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं तो दांतों का जो डैमेज है वो लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में होता है फ्लूओराइड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड तथा कोलेरा, कोलेरा हैजा जिसे हम कहते हैं, विशिष्ट उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोग के, जलजन्य रोग के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि टाइफाइड हो या कोलेरा हो, तो ये जो बीमारियां हैं ये मुख्यतः संक्रमित जल यानी प्रदूषित जल या संदूषित जल की वजह से ही हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है जलजन्य रोग। अगर हम पानी जो है वो अनप्योर पी लेते हैं तो उसमें इस प्रकार के टाइफाइड वाले या फिर कोलेरा वाले जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा। और अगर टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफोसा जैसे बैक्टीरिया वहां पर पनप जाते हैं और इसी वजह से ये रोग जो है मानव शरीर पर हावी हो जाते हैं। तो कारण इनका आ जाएगा जलजन्य रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनैन जो है वो है सिनकोना की छाल से। आप सभी को पता है सिनकोना की छाल से कुनैन जो है उस जो है कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, जो कि मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए प्रयुक्त की जाती है।
ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो देखिएगा, आयोडीन 131 है, सोडियम 24 है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कैंसर वर्ड आया आपने बिना देखे आप आंसर लगा देंगे कोबाल्ट 60, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया अच्छे से देखना है, इसमें वर्ड आ रहा है रक्त कैंसर, केवल सिंगल कैंसर नहीं है, रक्त कैंसर है। अगर ब्लड में कैंसर उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो यूज होता है वो है फास्फोरस 32। तो आप ध्यान कैसे करेंगे कि इसको तो ब्लड का कैंसर हो गया है और इसके लिए फास्ट से फास्ट यानी बहुत ज्यादा फास्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, संरक्षा संस्थान है, संरक्षा संस्थान जो है ये किस रोग से संबंधित है, किस रोग से जुड़ी हुई संस्था है? तो देखिएगा, क्या ये मलेरिया शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो बेंगलोर है उससे संबंधित है, या एड्स शोध नियंत्रण से है, या तपेदिक से है? तो इसका आंसर है एड्स। तो संरक्षा जो है ये संस्थान एड्स की पर शोध करती है, एड्स के रोकथाम पर कार्य करती है। तो इसका आंसर आपके लिए आ जाएगा एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना, जो कि है बेंगलुरु। इबोला क्या है? पहले, अभी तो चल रहा है कोरोना, और इससे पहले इबोला का बहुत चर्चा हुआ था। इबोला वायरस है और इस एक प्राण घातक वायरस है, इसका आंसर है सेकंड। और इस प्रकार का जो वायरस है ये मनुष्यों में खांसी जुकाम के द्वारा, जब खांसते हैं तो खांसने के साथ ही ब्लड भी बाहर आ जाता है, तो इस प्रकार घातक वायरस है। और ये जो है इबोला, ये एक प्राण घातक विषाणु का जो है एग्जाम्पल है। मुख्य तौर पर जो बीमारियां हैं वो विषाणु के द्वारा ही बहुत ज्यादा जो है एक बड़े पैमाने पर पेंडेमिक की स्थिति उत्पन्न कर देती है, जिसका उदाहरण एक हमारा कोरोना भी है। मिनीमाता व्याधि, बिल्कुल आपने पढ़ा है, कोई मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। मिनीमाता हमने पढ़ा था, मिनी मात्रा भी बहुत है मरने के लिए, किस चीज की? तो वो आंसर है पारा, जिसे हम कहते हैं मरकरी। मैंने पूरा आपको समझाया था। जापान में मिनीमाता खाड़ी है, उस खाड़ी में मछलियों ने इसका सेवन किया और उस प्रकार की मछलियों को जब मनुष्यों ने सेवन किया तो उनमें ये रोग कौन सा हो गया? मिनीमाता रोग। मैंने समझा दिया था, आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो की श्रृंखला मिल जाएगी। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा मिनीमाता व्याधि किस धातु से होती है, यानी उस धातु की आवश्यकता से अधिक मात्रा अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो है आपका पारा। ओके, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, मलेरिया भी मच्छरों से होता है, डेंगू भी मच्छरों से होता है, लेकिन दोनों का होने का कारण अलग है। अगर आपसे पूछिए मलेरिया किससे होता है, तो मैंने आपको बताया था मलेरिया जो रोग है, मैंने आपको बताया था मलेरिया जो रोग है ये तो होता है किससे? प्रोटोजोआ से। मैंने ट्रिक बताया था मल और पोटा वाला। तो मलेरिया रोग तो होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेंगू, तो बताए डेंगू किससे होता है? आपको ट्रिक बताई थी, गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा है। इसमें तो नहीं आ रहा है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, छोड़, तो जैसे हमारा हो जाएगा डेंगू। और रेखा वाली ट्रिक थी, वो थी हमारी वायरस वाली। तो ध्यान रखिएगा, डेंगू बुखार है वो वायरस के द्वारा होता है। और ये जो है इसकी वजह से क्या कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। आपने देखा होगा कीवी फ्रूट, अभी बहुत ज्यादा कुछ समय पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले बहुत ज्यादा डेंगू का प्रकोप चल रहा था। जब कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप नहीं था, उससे पहले डेंगू चल रहा था, आए दिन आए घर में डेंगू का प्रकोप चल रहा था। तो डॉक्टर ये कह रहा था आप कीवी फ्रूट का यूज करें, उसके द्वारा प्लेटलेट जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। जबकि मलेरिया में, मैं दोनों बात आपको यहां समझा रही हूं, जबकि मलेरिया रोग में आरबीसी पर अटैक होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों हालांकि होते हैं मच्छर की वजह से, लेकिन दोनों के होने का कारक भी अलग है
और दोनों के होने से जो प्रभावित अंग है या प्रभावित जो रचना है, जैसे इसमें तो प्लेटलेट्स है, और अगर बात करते हैं मलेरिया तो उसमें है आरबीसी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? होता क्या है इम्यूनोलॉजी? बेटा जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसी का एक पर्याय है इम्यूनोलॉजी। अगर आप जो है अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा खान पान करते हैं, जैसे अभी कोरोना को ही ले लीजिए, घूम फिरा के सारी जो बीमारी है उनकी जड़ कोरोना ही पकड़ी हुई है। कोरोना में ज़्यादातर डॉक्टर्स या जो भी बड़े जो भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आप जो है अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही कम जो रोग आपको संक्रमित कर पाएंगे। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। तो आपसे क्या कहना है कि हम तो ये बात पहले से ही जानते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी करने से हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और बहुत सारे रोगों की अटैक करने की पावर भी कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने से, पता है सेना में तो टैटू निषिद्ध है, कई लोग टैटू बनवाते हैं और टैटू बनवाना बहुत ही घातक है। अगर आप किसी एक ही पिन या सुई से बनवा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं, तो हो सके तो इसे अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसके शौक रखते हैं तो आप सीरीज का अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं वो पहले से यूज तो नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऐसा है कि कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है? बहुत सारे रोग हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 3 रोग दिखाए गए हैं। चिकनगुनिया, यकृत शोथ जिसे हम पीलिया का प्रकार कहते हैं, HIV एड्स। HIV एड्स एक नंबर पर है, पता है आपको। यकृत शोथ ये भी है। चिकनगुनिया इसका कोई संबंध नहीं है कि अगर आप टैटू बनवाते हैं तो उस टैटू के द्वारा संक्रमित अगर कोई भी सुई है और अगर वो किसी और में लगा दी जाए तो उससे भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है चिकनगुनिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? तो आंसर है 2 और 3। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोगों में कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा संचालित होता है? टाइगर मच्छर। ओके, तो पीत ज्वर बिल्कुल नहीं, डेंगू बिल्कुल नहीं, चिकनगुनिया बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर है वो है जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ये टाइगर मच्छरों के द्वारा होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें लोग क्या करते हैं? निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। कई लोग नींद में चलते हैं, क्या ये वो रोग है? दूसरा है निद्रा में आंखें आदि खुली रहती है, कई लोग सोते हैं तो उनकी आंखें आदि खुली रह जाती है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। या फोर्थ, निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते आते हैं। तो स्लिप, अगर हम स्लिप एपनिया की बात करें, कोई बोले कि भाई हमें स्लिप एपनिया रोग हुआ है, तो इससे आप क्या समझेंगे? तो इसका आंसर है 3rd, यानी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना। जब व्यक्ति सोता है तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है और इसी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में वो उनकी सांस जो है इसी वजह से सांस जो है वो बाधित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना, और इसमें व्यक्ति की नींद खुल जाती है, बार बार नींद खुलती है और वो एकदम से हांफने लग जाता है। कपड़ा फैक्ट्रियों में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, जैसे दरी बुनने वाले या फिर जो भी कोई मतलब कपड़ा, या आप थ्रेड का काम करने वाले जो कपड़े बनाते हैं ना, तो ऐसे जो लोग हैं जो ये व्यवसाय करते हैं या फिर इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस, दमा या तपेदिक, सिलिकोसिस या फिर सिडेरोसिस। तो इसका जो आंसर है वो है आपका, हाँ जी, तो इसका जो आंसर है वो है आपका एस्बेस्टोसिस। इसको आपको ध्यान रखना है, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो एस्बेस्टोसिस जो है, आप इसको याद कैसे करेंगे
कि एस नाम के लड़की के लिए हमने बेस बनवाया। क्या बनवाया? बेस, शादी का लहंगा बनवाया। और लहंगा किसका बनता है? बुनकर का बनता है, किसी दरी का बनता है, दरी का क्या, सॉरी, धागे का बनता है, थ्रेड का बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। ओके, हाँ जी। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारकर्ता कौन है? मैंने बताया था आपको इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज रोग के बारे में, और कहा भी था इस रोग में बैटिंग ही बेस्ट है, इस रोग में बैटिंग ही बेस्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैटिंग एंड बेस्ट। सूर्य की किस प्रकार की किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल हो जाती है? तो इंफ्रारेड किरणें, दृश्य किरणें, कॉस्मिक किरणें या पराबैंगनी? तो बिल्कुल आपने सुना है, आए दिन ही देखते हैं पराबैंगनी किरणों के द्वारा। क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें जब पड़ती है स्किन पर तो उससे क्या होता है, मनुष्यों में जो है वो कैंसर रोग के यानी मुख्यतः चर्म रोग की संभावना बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? सबसे पहले आप समझेंगे मादक द्रव्य, मादक पदार्थ क्या होते हैं। मादक पदार्थ होते हैं जिसका सेवन करने से नशा छा जाता है। तो ऑप्शन में आपको सारे ही मादक पदार्थ लगेंगे। मेड्रेक्स, ये ड्रग्स का ही एक रूप है, अफीम, चरस या धूम्रपान। देखिएगा, चरस के द्वारा आपको नशा हो जाता है, अफीम के द्वारा हो जाता है, मेड्रेक्स के द्वारा हो जाता है, लेकिन धूम्रपान के द्वारा नहीं होता है। धूम्रपान एक आदत है, लेकिन इसके द्वारा किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है धूम्रपान। तो धूम्रपान जो है मादक पदार्थों में नहीं आता है। तो आपको लगेगा कि सभी ऐसा कुछ आंसर है और आप मेड्रेक्स पे आंसर लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो है धूम्रपान। एलएसडी के प्रवर्तक कौन है? एलएसडी आप जानते हैं, लाइसर्जिक डाई एथाइलेमाइड। यह एक भ्रम वाली औषधि है। इसमें व्यक्ति को, जैसे चरस गांजा होता है ना व्हाइट पाउडर, उसी प्रकार का एक व्हाइट पाउडर है। आपने संजू मूवी देखी होगी, उसमें संजय दत्त जी को जो है एलएसडी लेते हुए दिखाया गया था। इसमें व्यक्ति जो कल्पना करता है उसे लगता है कि वो चीज उसके सामने ही है। तो इस प्रकार की जो भ्रम वाली जो दवाई है उसका नाम है एलएसडी। और इसके जो खोजकर्ता हैं या प्रवर्तक हैं वो है हाफमैन। याद कैसे करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने एलएसडी का सेवन कर लिया है तो वो हाफमैन हो गया है, आधा ही आदमी रह गया है। उसको लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूं वही मेरे सामने है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे? बहुत ही बढ़िया है, इसका आंसर है फ्रायड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लर्न कैसे करना है। मनोविशेषज्ञ यानी दिमाग का डॉक्टर। अब दिमागी डॉक्टर क्या बोलता है, ये कोई पागल व्यक्ति आ गया है और इसने मेरा भेजा फ्राई कर दिया है। क्या बोलते हैं ना, मेरा भेजा फ्राई कर दिया है। तो भेजा फ्राई किसका कर दिया आपने? मनोविशेषज्ञ का। तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक है फ्रायड। बहुत अच्छी ट्रिक भी हो गई और ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं है, आपको लर्न भी हो गया। अष्टांग योग बहुत ही बढ़िया है। अष्टांग योग में क्या होता है, इसमें 8 प्रकार की मुद्राएं होती है, जैसे प्राणायाम। आप योग करें, साधना करें, ध्यान करें, धारणा करें, आसन करें, नियम करें, यम करें, ये प्रत्याहार करें, इस प्रकार के 8 प्रकार के योग का समावेश है। देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि इस प्रकार के 8 प्रकार के योग बताए गए हैं जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, इनमें से आपको प्राणायाम पता है, समाधि पता है, ध्यान मुद्रा पता है, बाकी और भी हैं। तो 8 प्रकार के योग हैं और इनका प्रणेता या इनको प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि जो है इन्होंने इसके बारे में हमें बताया है। चलिएगा, अब है, वाह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस प्रकार की शराब को पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? शराब भी 2 प्रकार की होती है, एक तो इथाइल अल्कोहल और एक होता है मिथाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल से मृत्यु नहीं होती, जबकि मिथाइल से हो जाती है। एथाइल वाली अच्छी किस्म की जो है शराब होती है, लेकिन जो आपने देखा कच्ची दारू देखा होगा, तो कच्ची जो दारू होती है वो जहरीली दारू होती है, जहरीली शराब होती है, और उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है मिथाइल अल्कोहल। देखिए, ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजन करने वाले दिए जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट एथाइल अल्कोहल, यहां पर ये नहीं लिखा गया है किस एग्जाम में आए हैं, लेकिन आप मान के चलिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। तो और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें इथाइल और मिथाइल दोनों का समावेश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल।
अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास कर लेना कौन सी बीमारी है? कई लोग देखा होगा, कहते भाई मैं डॉक्टर हूं, वो है ही नहीं डॉक्टर, मैं इंजीनियर हूं, मैं पुलिस वाला हूं। किसी को दिमाग में गहरा झटका लग जाता है, बचपन से वो उसी भ्रम में जीता रहता है। तो ये एक पागलपंती का ही एक बीमारी है, एक मनोरोग है, मनुष्य में दिमाग में होने वाला रोग है। इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को बोलते हैं पैरानोया। इसमें व्यक्ति ये भी विश्वास उत्पन्न कर लेता है कि उसके पास का जो व्यक्ति है वो मुझे मारना चाहता है। कई लोग सोचते हैं ये मुझे मेरा पति मार डालेगा, मुझे मेरे माता पिता मार डालेंगे। उसको ऐसा उल्टा सीधा भ्रम होने लग जाता है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में, या और भी कई हार्मोन वाले कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि अपनी महानता के बारे में अगर झूठा विश्वास उत्पन्न कर लेता है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? पैरानोया। यानी वो व्यक्ति कहता है सब कुछ पराया है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ पराया है, कोई मेरे अपने नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये टर्म लर्न करनी है। ओके, किस मनोरोग को पागलपन की संज्ञा भी दी गई है? तो ये है आपका साइकोसिस। हाँ, साइकोसिस। तो साइकोसिस में यानी आपने देख, कई आप बोलते हो ये तो साइको है, कई लोग देखे हैं, कई लोग साइको होते हैं, साइकोलॉजी होता है, तो उसे हम आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं? पागलपन की संज्ञा भी देते हैं। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से हो जाता है? बिल्कुल आपने पढ़ा है, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूं। टाई लगाने वाला जो बच्चा था उसने खाई थी कैडबरी चॉकलेट। तो इटाई जो रोग है ये प्रदूषण जनित रोग है। तो इसका जो आंसर है वो है कैडमियम। प्रदूषण जनित आपने 3-4 रोग पढ़े थे, जिसमें से एक था ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की अधिकता से। आपने पढ़ा था मिनीमाटा, जो इस हमारे क्वेश्चन में भी आ चुका है, वो था आपका पारा। और ये आपका है इटाई, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा कैडमियम। ओके, चलिएगा। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? आपको पता है हमारी बॉडी में, आपको पता है विटामिन डी इनबिल्ड होता है। कई लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी है। जैसे आपने मूवी देखी होगी धूप वाली जादू, तो जादू जो है उसका जादू कब आता है? जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब रोशनी पड़ती है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में विटामिन डी ऑलरेडी होता है, लेकिन जब सूर्य किरणें हमारी बॉडी पर पड़ती है तो वो जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर कई व्यक्ति या कोई बच्चा, मुख्य तौर पर बच्चों में ही ये रोग होता है, अगर आप बच्चों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं तो उनको जो रोग हो जाता है वो है रिकेट्स। यानी विटामिन डी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? हमारा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जयपुरी पैर। आपको पता है ना, किसी के पैर खराब हो जाते हैं तो नकली पैर लगाए जाते हैं, और नकली पैरों की कीमत अमेरिका में 8 लाख तक की हो जाती है। और हमारे जो जयपुर है यहाँ पर इसकी कीमत हजारों में ही है। महावीर विद्यालय है, कैंसर महाविद्यालय, वहीं पर ही ये जो है कृत्रिम पैर बने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, अगर आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल जो पैर होता है, कृत्रिम पैर है, वो किसका बना होता है? रबड़ या लोहे का? रबड़ या एल्यूमिनियम का? लोहे या एल्यूमिनियम का? या शुद्ध लोहे का? तो इसका आंसर है बी, यानी रबड़ और एल्यूमिनियम का। तो रबड़ और एल्यूमिनियम इन दोनों प्रकार की धातु का जो है वो पैर बना होता है, जयपुरी पैर। और इसको बनाने का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है सेठी जी। तो ये शायद क्वेश्चन आ गया आपके लिए, हाँ ये रहा। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर सेठी ने। तो बहुत ही सेठ था, तो उसने क्या कहा कि भाई जो लोग बेचारों के पास पैर नहीं होते हैं, किसी वजह से उन्होंने अपने पैर गंवा दिए, तो उनके लिए हम एल्यूमिनियम और किसका था? रबड़। एल्यूमिनियम और रबड़ इन दोनों का जो है संयोजन करके पैर बनाएंगे, तो वो है डॉक्टर सेठी जी। कैंसर संबंधित है, बिल्कुल पता है आपको, बड़े ट्यूमरों से, बिल्कुल ठीक है। ऊतकों के नियंत्रण विभाजन से नहीं जी, नियंत्रण विभाजन होता तो कैंसर काहे होता? सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, कैंसर का संबंध है ऊतकों के अनियंत्रित विभाजन से। जब टिश्यू एक बार में दूसरा टिश्यू, फिर दूसरा टिश्यू, यानी काफी ज्यादा जो कोशिकाएं हैं वो फैल जाती है, और एक प्रकार का दुर्दम, जो मैंने आपको पढ़ाया था कैंसर में, उस प्रकार का ट्यूमर उत्पन्न कर लेता है, जिसको हम सेकेंडरी ट्यूमर भी कहते हैं। उसका आंसर है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से। सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक है? आपको पता है
जापानी एंसेफेलाइटिस, लाइटिस ही पहले भी आया था। तो ये सुअरों के द्वारा होने वाला रोग है, हालांकि मनुष्यों में यानी बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप सुअरों का अधपका मांस खाते हैं तो अधपका मांस में इस प्रकार के रोग की संभावना हो जाती है। ध्यान रहे, अगर इसका सेवन किया भी जाए तो उसके मांस को अच्छे से पकाकर किया जाए और साथ में सुअरों से दूर रहा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक कीटवाहित रोग नहीं है? बिल्कुल देखिएगा, कीटवाहित रोग नहीं है। तो कालाजार बिल्कुल कीटवाहित है, मलेरिया है, प्लेग है, लेकिन बेरी जो है ये कौन सा है? विटामिन B1 से होने वाला रोग, थायमिन जिसे बोल देते हैं। तो इसमें कोई कीट तो है ही नहीं, तो B1 सबको पता है, बेरी रोग इसका जो है राइट आंसर है। राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? ओके, तो ये जो रोग है कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग, इसका मुझे लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायरस द्वारा होता है? बहुत ही ट्रिक बताई थी, याद करो, वायरस की ट्रिक थी गोटी वाली। गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा है। गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा है। तो बताइए, क्या डिप्थीरिया है, हैजा है? हैजा तो नहीं है। कैसे नहीं है हैजा? देखिए, हाँ, गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा है। तो गोटी वाला जो ट्रिक था वो किसका था? वो था आपका बैक्टीरिया का, तो ये भी नहीं है। मलेरिया, गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा है, निम्मों को में से मलेरिया। डिप्थीरिया भी नहीं है, लेकिन हाँ, रेखा हमें हिट करके ही का मतलब हेपेटाइटिस, टे का मतलब ट्रैकोमा, तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस। तो वायरस द्वारा होने वाला जो रोग है वो है हेपेटाइटिस। तो इसका जो पीएमएस आपने लर्न करा था वो कौन सा था? रेखा वाला। तो रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। देखिएगा, आपको एक बार ही लर्न करना है, फिर आप कंटिन्यूअसली, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप बोले जाएंगे और सारे जो आपको रोग हैं वो आपको चुटकियों में लर्न हो जाएंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? देखते हैं। मलेरिया बिल्कुल मच्छर से होता है। स्लीपिंग सिकनेस पता नहीं है। फाइलेरिया टाइगर मच्छर के द्वारा होता है और डेंगू आपको पता है। चलिए, तो स्लीपिंग सिकनेस ये तो नींद की बीमारी थी ना, तो किसके द्वारा होती थी? सीसी मक्खी द्वारा, तो मच्छर के द्वारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि किसी मच्छर के द्वारा नहीं होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल के द्वारा संक्रामित होता है? टाइफाइड है, हैजा है, ट्यूबरकुलोसिस है या हेपेटाइटिस ए है? तो देखिएगा, इसमें जो भी आपके आंसर है, तो ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं है, यानी इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। हाँ, ये रहा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है वो फेफड़ों में होता है, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। मुख्य तौर पर टीबी भी कहा जाता है। तो इसका कोई मुख्य जो कारण है वो जल के संक्रमण से नहीं है विशेष तौर पर, बाकी सभी टाइफाइड है, हैजा है और हेपेटाइटिस ए है, ये सभी प्रदूषित पानी के संक्रमण की वजह से भी हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी इट्स 3C। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? तो इसका आंसर है 1997 में सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश से क्या हो जाएगा? 97। तो जब इस प्रकार के फ्लू होते हैं, और इसे हम सुअर इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं, वही बात, ये सुअरों के द्वारा होता है। सुअरों में इस प्रकार का जो फ्लू है वो जन्म लेता है। मनुष्य अगर उनके संपर्क में आता है तो उन्हें भी हो जाता है, लेकिन मनुष्यों में बहुत कम होता है। अगर मनुष्य में हो जाता है तो फिर उसे सुअर इन्फ्लुएंजा नहीं कहते हैं, फिर उसे कहते हैं जूनोटिक सुअर फ्लू। अगर इस प्रकार के रोग से मनुष्य में भी या मनुष्य भी प्रभावित होता है तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं जूनोटिक सुअर फ्लू। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले ही मैंने इसके बारे में आपके चर्चा करी थी आपसे। चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? आपने पढ़ा था, वेरिओला, वेरिसेला, चेचक, छोटी माता, दोनों पढ़े थे। तो बिल्कुल इसका आंसर है विषाणु। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट कालाजार फैलाता है? तो इसका आंसर है सिकता मक्खी। सिकता जो मक्खी है वो कालाजार फैलाता है, ये भी आपने पहले पढ़ा था, इसको भी आप पिछले वीडियो में देखेंगे। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
यूपीएससी मेंस और आरएस में पूछा गया था, मेंस में नहीं, प्री में था ये क्वेश्चन। हाँ, तो मच्छर भगाने का जो भी आप यूज लेते, जैसे आपने कोई कॉइल ले ली या फिर जो भी आप यूज देते हो मच्छर भगाने का, जिसमें से अगर कोई तत्व निकलता है जो मच्छरों के लिए हार्मफुल होता है, तो उसमें क्या एक तत्व होता है जो मच्छर उससे भाग जाते हैं, तो वो है एलिथ्रिन। तो उसमें होता है एलिथ्रिन। तो एलिथ्रिन से मच्छरों को थ्रो कर दो, मच्छरों को भगा दो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है पता चला, तो इसका आंसर है 1987। 1987 में सबसे पहले जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में जानकारी मिली थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिए हैं। ये बहुत अच्छे एग्जाम में आए थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल, जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटों के भीतर, 6 माह के भीतर या 6 सप्ताह के भीतर। तो ध्यान रखिएगा, बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों को लगा देना चाहिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट। अच्छा, फिर एक बात आती है, अब ये बता दीजिएगा कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिलस कैलेमिलिटी ग्यूरेन। तो इसका जो फुल फॉर्म है बेसिलस गैलेमिटी और ग्यूरेन जो है वो बीसीजी का क्या है, पूरा अर्थ है। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किसके काम में नहीं आता है। बिल्कुल, डिप्थीरिया में आता है, टिटनेस में आता है, हुपिंग कफ काली खांसी में आता है, लेकिन हाँ पोलियो में नहीं आता है। तो इसका आंसर है पोलियो। पोलियो मैंने पढ़ाया था, सॉक ने इसके बारे में बताया था, सॉक ने खोज करा था, और एल्बर्ट सेबिन ने इसकी जो है ड्रॉप के बारे में बताया था। दोनों ही इसके थे, लेकिन इसमें जो है आपका पोलियो इसका आंसर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। खेसारी दाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी आपने सुनी है खेसारी दाल। एक्चुअली इसके ऊपर बैन लगा हुआ है खेसारी की दाल पर। जैसे आपने दाल देखी होगी, इसका जो बनावट है वो कैसी लगती है, देखो। हाँ, ये जो पीली दाल आती है जिसे हम बोलते हैं अरहर की दाल, एग्जैक्टली अरहर की जो दाल होती है उसी प्रकार की दाल जैसी ये दाल होती है खेसारी की दाल। इस पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, क्योंकि अगर इस दाल का हम सेवन करते हैं तो इससे लगातार सेवन से मनुष्य के आधे अंग में लकवा आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका लकवा आ जाता है। तो लकवा को क्या बोलते हैं, लेथाइरिज्म। तो लकवा जो रोग है उसे यहां पर कहा है लेथाइरिज्म। तो ध्यान रखिएगा, खेसारी की दाल खाने से लेथाइरिज्म रोग हो जाता है। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज करी थी। तो एडवर्ड जेनर ने करी थी चेचक के टीके की खोज। पहले भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया था आपको एडवर्ड जेनर के बारे में। ट्रैकोमा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ट्रैकोमा रोग किसके द्वारा होता है और ये कहां होता है, पहले हम बात कर लेते हैं कहां होता है। तो ट्रैकोमा जो रोग है ये आंखों की बीमारी है। किसकी है, आंखों की। इसे याद कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर चल रहा है और पीछे से ट्रेन आ रही है, तो आपको वहां के आसपास के लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ट्रैक पर चल रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है। तो हम बोलते हैं सॉरी अंकल, ध्यान नहीं दिया था। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति ट्रैक पर चल रहा है तो उससे सभी लोग क्या कहते हैं, अंधा कहते हैं। तो पहले तो हमारे लिए ये बात समझ में आ गई कि ट्रैकोमा जो रोग है वो किसका है, आंखों का। अब होता किसके द्वारा है, तो देखिएगा, गोटी ने निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा है, इसमें नहीं आ रहा है। रेखा हमें हिट करके, तो रेखा का मतलब हो जाएगा वायरस। तो ये जो रोग है ये वायरस जनित रोग है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, आंतें। और टाइफाइड रोग का जो कारक है वो कौन सा था, बताइए आप लोग, मैंने बताया था, इससे पहले ही बताया था। तो टाइफाइड का जो कारक है वो क्या है, वो है साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया है, जिसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। तो ये किसके द्वारा होता है बेटा, आंतों को संक्रमित कर देता है। तो इसका राइट आंसर वो है फोर्थ। ओके, ये इस पर नंबरिंग ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। तो एथलीट फुट मैंने आपको बताया था, ये बीमारी जो है ये कवक है, जीवाणु है, वायरस है, शैवाल है। शैवाल तो है ही नहीं, ठीक है, 3 है। अब इन तीनों में से मैंने आपको ऑप्शन बताया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ये मैं आपको आंसर नहीं बताती हूँ। शैवाल तो नहीं है, कवक है, जीवाणु है, वायरस है, किसके द्वारा होता है ये आपको मेरे को बताना है। ओके, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग उत्पन्न होता है। तो खसरा किसके द्वारा होता है, तो रेखा हमें, बिल्कुल रेखा, खे से खसरा, और खसरा रोग जो है ये आपका है वायरस के द्वारा।
और उस वायरस का नाम क्या है? मार्बेली वायरस। ओके, तो खसरा रोग जो है मार्बेली वायरस के द्वारा होता है और इस रोग का जो कारक है वो है आपका विषाणु। काला जार रोग का रोगाणु क्या है बताया था, काले रंग के दो हमने शूज लिए थे और उनकी लेशेस बांधी थी, तो इसका था लेशमेनिया डोनोवाली। पूरा नाम क्या है? लेशमेनिया डोनोवाली। तो काला जो रोग का रोगाणु है वो है लेशमेनिया डोनोवाली। कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक है। मलेरिया संक्रामक है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या मलेरिया संक्रामक है? ऑप्शन बता रही हूं मैं, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, क्वाशेरियोरकोर है। तो इनका जो आंसर है वो मलेरिया ही है। मधुमेह संक्रामित नहीं है क्योंकि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। हाइपरटेंशन भी नहीं है, क्वाशेरियोरकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये रोग भी जो है असंक्रामण रोग है, लेकिन मलेरिया जो है ये संक्रामण रोग है। ओके, अब आपको जो है ये सूचियां बतानी है, क्या है? तो देखो, डायरिया जो है इसका आंसर है, डायरिया जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। एस्केरिस छोटी आंत में एक कीड़ा होता है, कृमि होता है जो बैठ जाता है। तीसरा आपका है क्षय रोग, और क्षय रोग होता है आपका फेफड़ों में, और बचा हुआ निमोनिया जो कि आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार से होता है? मच्छर के काटने से? बिल्कुल भी नहीं है। सीसी मक्खी से? बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था सीसी से तो कौन सा था? निद्रा रोग था। इनऑकुलेशन से या भोजन और जल के संक्रमण से? पोलियो का भोजन और जल के संक्रमण से कोई भी ऐसा मुख्य तौर पर नहीं है। इसका जो आंसर है वो है इनऑकुलेशन। तो पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? इनऑकुलेशन, यानी अगर इनऑकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण नहीं करवाना, तो इसका मुख्य जो कारण है वो है टीकाकरण नहीं करवाना, यानी इसका आंसर है इनऑकुलेशन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि सुमेलित करना है कि कौन कौन सा रोग जो है उसका कारक क्या है। बड़ी, जैसे आपका आ जाओ बड़ी चेचक, तो चेचक अपना हो जाएगा वेरिसेला, पढ़ा था अपन ने। छोटी, ये चेचक था, एक था छोटी माता जिसमें था वेरिओला, और चेचक में था वेरिसेला। खसरा, खास क्या है? मार्बल, ये वर्ड आ रहा है, लो जी साहब, पोलिनोसा मार्बिलोरस। फिर आपका था काला जार, काले रंग के लेशेस बांधी, अभी भी आया था, तो लिशमेनिया डोनोवाली। और गैम्बियन ज्वर जिसे हम बोलते हैं सोने की बीमारी, 3-3 बार सो रहे थे तो भी नींद पूरी नहीं हुई, तो ट्रिपेनोसोमा। निम्नलिखित में से किसमें चिकन पॉक्स, किससे चिकन पॉक्स होता है? बिल्कुल, कितनी बार ही क्वेश्चन आ चुका है, वेरिसेला विषाणु के द्वारा। रिपीट होते रहते क्वेश्चन। सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरित रोग है जो कि उत्पन्न होता है, बताया था मैंने आपको। सिफिलिस जो है जो रोग है ये एक लैंगिक जनित रोग है, और इसका जो कारक है, यानी इसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, मुंह पर टेप लगा लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपोनेमा पैलिडम द्वारा। एस्केरिस का संक्रमण प्राय होता है। एस्केरिस एक कृमि है, कीड़ा है, और ये जो है इसका आंसर है फोर्थ, अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर का मांस का सेवन करने से जो है एस्केरिस का संक्रमण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित जोड़ा है? इसको अभी देख लीजिए, जोड़ा सुमेलित जोड़ा है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी थोड़ा गड़बड़ी है। ठीक है, इधर आ जाइए, ये भी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। गोनेरिया, तो गोनेरिया नाइसेरिया, आग का गोना कर दें, आपने कहा नहीं अभी नहीं करवाना है। फिर है एड्स, एड्स बताइए किसका है? एड्स तो वायरस ही है, ये लो साहब। सिफिलिस, आपको अपने चेहरे पर टेप रख देना है। ट्राइकोमोलिएसिस जेनाइटिल, ये आपका ट्राइकोमोनास है। और अगर बात करते हैं ट्राइकोमोनालिसिस, ये है हर्पिस सिम्प्लेक्स। इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा वापस डिटेल में बता दूंगी, थोड़ा अभी आप इसको इस प्रकार से लर्न करेंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, निम्नलिखित में से आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मतलब ये कुछ संस्थाएं हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। तो इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? तो आइए देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो इसका है बेंगलुरु, यानी यूनानी मेडिसिन जो है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो इसका जो आंसर है वो है कोलकाता।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये बेटा अपने जयपुर में है बिल्कुल, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इसका आंसर है आपका चेन्नई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप अपने लेवल पर लर्न करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कैट स्कैन के आविष्कार करता कौन है? कैट स्कैन जानते हैं, जब पूरा जो बॉडी है एक बड़ी सी कंप्यूटर मशीन में जाता है और विभिन्न पार्ट की जो है जांच पड़ताल होती है, उसे हम बोलते हैं कैट स्कैन। और इसके आविष्कर्ता है हॉर्न्स और कार्मेक फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉर्न्स और कार्मेक फील्ड। तो ये आपको याद करना है। हॉर्न्स में अगर आप बात करते हैं तो हॉर्स जैसा एक वर्ड आता है जो कि घोड़ा है और कैट एक बिल्ली है, तो दोनों जानवरों का आप संयोजन करा दीजिएगा तो कैट और हॉर्न्स से आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्न्स एंड कार्मेक फील्ड। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के समस्थानिकों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम 238, इरिडियम 192, आयरन 59। तो इसमें यूरेनियम 238 का मुख्य तौर पर प्रयोग होता है, इसके अलावा कार्बन जो है कार्बन 14 का नहीं होता है। हाँ, तो इसका तो आंसर है यूरेनियम 238, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका आंसर है हेवेसी। न्यूक्लियर बम जो है बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, बहुत हैवी मात्रा में डैमेज करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज हेवेसी। कोई समझने वाली बात नहीं है, केवल नाम है, आपको याद करना है, ठीक है। कैंसर के रोग के उपचार के लिए अब यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैंसर जो है अगर वो ब्लड में होता है तो हमने उसका क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था सोडियम, लेकिन फास्फोरस। और अगर ओनली फॉर कैंसर आ जाता है तो इसके लिए हमारा होता है कोबाल्ट 60। तो कैंसर रोग के इलाज के लिए जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो है कोबाल्ट 60। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का, ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का जो है इसके लिए पता लगाने के लिए किस प्रकार के आइसोटोप का प्रयोग होता है? आयोडीन 131 बिल्कुल नहीं, ये थायराइड में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट 60 ये भी नहीं है, ये कैंसर वाला है। ऑर्सेनिक ऑलमोस्ट सही बीमारियों में होता है, लेकिन इसका आंसर है वो है सोडियम 24। तो ध्यान रखना, रक्त के थक्के में आप इसे याद कर सकते हो, ब्लड में थोड़ा सोडियम की मात्रा भी विद्यमान होती है, इसीलिए इसका यूज होता है सोडियम 24 में। फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? एंटी डिप्रेसेंट नहीं, इसका आंसर है डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो डिसइंफेक्टेंट जो वर्ग है ये मैं आपको भी आगे बता देती हूं किस प्रकार का वर्ग होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से मनुष्यों को जो है इसका हार्मफुल जो है उसका सामना नहीं करना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो इस प्रकार के जो है वर्ग की ये बीमारी है। थोड़ा सा और बचा है, फटाफट देख लीजिएगा। केंद्रीय औषधियां एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? आप ऐसी कोई भी चीज लेकर आते हैं जिसमें सुगंध आती है, आप इत्र लेकर आते हैं, बहुत ही पैसों की आती है, लाखों रुपए लग जाते हैं, तो लाखों से हमारा हो जाएगा लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान जो है वो कहां पर है? लखनऊ। वाजी वाह, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग के लिए है? याद रखना, रिफेम्पिसिन दवा जो है टीबी रोग के उपचार के लिए कार्य करती है। तो टीबी रोग में जो दवा दी जाती है उसका नाम क्या है? रिफेम्पिसिन दवा। एंटीपायरेटिक्स औषधि क्या करती है? बिल्कुल पता है आपको, दर्द और बुखार दूर करने वाली जो दवा होती है उन्हें हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो फायर से आपको फायर याद करना है, जब आपका बॉडी फायर की जैसे जलने लगे, गर्म हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? आपको फीवर हो गया है। फीवर है तो हाथ पैरों में दर्द तो ऑब्वियसली होगा, तो इसका आंसर है दर्द और बुखार उतारने वाली औषधि। मैड काउ रोग जो कि विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चा में रहा था, इसका कारक क्या है? प्रियोन। प्रियोन एक्चुअली क्या है देखिएगा, जो ये गाय भैंस जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में एक ऊपर प्रोटीन की लेयर जमा हो जाती है। जब वो लेयर ज्यादा जमा हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रियोन, और इसी वजह से इसका नाम रख दिया है प्रियोन। तो मैड काउ रोग जो है उसका कारक हमारा हो जाएगा प्रियोन। हिपेटोलॉजी संबंधित है, बिल्कुल बहुत सुना होगा आपने, यकृत का अध्ययन। अगर यकृत का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हिपेटोलॉजी। अच्छा, एक इसमें वर्ड आया है, ये बहुत अच्छा है, मानव सौंदर्य का अध्ययन किसे बोलते हैं? तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को बोलते हैं केलेलोलॉजी, ध्यान रखना, केलेलोलॉजी। ओके। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आंकोलॉजी, पहले भी हमने पढ़ा था। तो आंकोलॉजी जो है वो किसके लिए है?
चिकित्सा विज्ञान में कैंसर का अध्ययन। देखो कैसे कैंसर, और अंकों में क्या वर्ड आ रहा है, आंकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूफेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूफेनिक्स। तो इसका आंसर है यूफेनिक्स। किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम हो जाता है? पहले भी आया था वही LSD, लाइसर्जिक डाई इथाइलेमाइड। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे हाफमैन, हमने पहले पढ़ा था, वही है दृष्टि भ्रम इसमें हो जाता है। हाँ, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब क्या हो। क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर किसी एक जो कोई जंतु है उसका कोई भी अंग या कोई भी टिश्यू अगर दूसरे जंतु के शरीर में आपको अध्यारोपण करना है और बिना किसी भारी छेड़छाड़ के या बिना किसी दिक्कत के अगर वो सफलतापूर्वक हो जाता है, तो उस पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? किसी ऑप्शन है, किसी युवा स्त्री के हृदय को बूढ़े पुरुष के शरीर में अध्यारोपण करें, बिल्कुल नहीं होगा, कंडीशन बिल्कुल अलग हो गई है। शशक की त्वचा का आरोपण कुत्ते के शरीर पर करें, शशक जो है बाज को ही हम कहते हैं, तो ये भी नहीं है। एक व्यक्ति के वक्र का आरोपण विभिन्न रुधिर वर्ग के दूसरे व्यक्ति पर करे, ये भी नहीं है। हाँ, अंतर प्रजाति, एक ही प्रजाति जो है उस वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करे, तो इस प्रकार की कंडीशन अगर होती है तो बिल्कुल सेम कार्य हो सकता है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट हो जाते हैं? भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट होते हैं? ऑप्शन है दांतों से चबाकर, बिल्कुल नहीं। पेप्सिन द्वारा, पेप्सिन से पेप्टोन में बदल जाता है जो प्रोटीन होता है। और पित्त द्वारा मारकर नहीं, HCl द्वारा मारकर, बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। तो इसका आंसर है HCl, जो कि एक तेजाब का कार्य करता है। चलिए, इसका भी pH मान होता है 14। हाइड्रोक्लोरिक जो ये एसिड है, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 0 और 1 के रूप में इसका मान होता है। अगर बिल्कुल डाइल्यूट है या फिर थोड़ा सा मतलब एक मिलावटी है या प्योर है, प्योर में 0 है और मिलावटी है तो उसमें हो जाता है 1 डाइल्यूट, जिसे बोलते हैं, तो HCl के द्वारा मारकर। फिर है, ओके, हो गए हैं पूरे क्वेश्चन। तो हमने जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़े क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को पोस्ट कर करके देखेंगे, और जो है कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अब कुछ नए टॉपिक के साथ। आज हमारा रोग का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, लगभग 5 से 6 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में रीड के नाम से वीडियो दे रखी है, वहां पर आप जाएं और सभी श्रृंखला को पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। आगे हम पढ़ते हैं कुछ नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।